Yes, hello everyone. Hi, good afternoon. I welcome you all to the platform of Infinity Learn everyone. So we are here with again a very good session on the chapter that is gravitation. जैसे आप सबको पता है कि अभी हम लोगों का ब्रह्मास्त्र सीरीज लॉन्च हुआ है जिसमें मैंने आपको मोशन चैप्टर के ऊपर सारी थ्योरीज दी और जो पिछला जो सेशन था उसमें मैंने आपको फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में सारी चीजें बताई. ना इन आवर टुडेज सेशन विल टॉक अबाउट द चैप्टर ग्रेविटेशन. ठीक है, ग्रेविटेशन के ऊपर कुछ चीजें हैं जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. इस पूरे चैप्टर को समझेंगे क्योंकि ये कंप्लीट चैप्टर होने वाला है. ठीक है, पूरा चैप्टर मैं आपको समझाऊंगा इसी जगह पे. मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है इसमें एक्चुअली में ग्रेविटेशन का पार्ट है, साथ ही साथ एक और हिस्सा है जिसे हम कहते हैं, जो अगर आप साइंस लेते हो और यू मूव टू द क्लास 11 आप साइंस लेते हो और आप मतलब फिजिक्स साइंस लोगे तो फिजिक्स तो पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो उसमें एक चैप्टर है दैट इज नोन एज फ्लूइड स्टैटिक्स. फ्लूइड के बारे में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो क्लास 9th में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है बुक्स में कि ये ग्रेविटेशन है वो फ्लूइड है, ऐसा नहीं है. वो सारी चीजें इसी ग्रेविटेशन का ही हिस्सा है, इसी चैप्टर का हिस्सा है, इसीलिए हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ते हैं. वैसे है वो अलग. ठीक है, अलग है, तो उनको भी देखेंगे. हम लोग फ्लूइड की बातें करेंगे. बेसिकली मैं आपको थ्रस्ट के बारे में बताऊंगा, प्रेशर के बारे में बताऊंगा. ठीक है, अगर एक बॉडी है वो पानी के अंदर जाती है तो उस पर कितना प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं. ठीक है, बायंसी किसे कहा जाता है, डेंसिटी किसे कहा जाता है, रिलेटिव डेंसिटी किसे कहा जाता है. तो ये सारी जो चीजें हैं जब आप फ्लूइड के बारे में पढ़ोगे देन इट कम्स अंडर द फ्लूइड स्टैटिक. लेकिन हम क्लास 9th में है इसीलिए इसमें अभी हम ग्रेविटेशन के अंदर ही इसे सारी चीजें पढ़ते हैं. ठीक है, चल, क्योंकि ये पूरा जो सेशन होने वाला इट इज कंप्लीटली वन गो सेशन. एक ही सेशन में मैंने आपको सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, एक ही सेशन में मतलब ग्रेविटेशन का पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना. एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले बात हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रेविटेशन किसे कहा जाता है, ग्रेविटेशन चैप्टर किसे कहा जाता है. तो ध्यान से सुनना. आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन है. कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जा रहा है. कभी कभी आप ग्रेविटी भी सुनते हो. ठीक है क्या ये? तो देखो, बात ऐसी है कि ये एक एक्टिविटी है जो जनरली हम करते हैं. ऐसा हम अगर आप ऐसा करना चाहो तो ये आप कर सकते हो. जब भी आप कोई भी बॉडी एक बहुत अच्छे हाइट से नीचे जब आप उसे रिलीज करते हो, रिलीज का मतलब ऐसा नहीं कि फोर्स लगाया, रिलीज करते हो. ठीक है, तब आपको एक चीज देखने को मिलती है क्या, कि वो जो बॉडी है वो नीचे आती है, ना कि वो ऊपर जाती है. ठीक है, और आपको इतना भी पता होगा क्योंकि ठीक है आपने एक बार पढ़ रखा है, तो मैं अब इतना बता सकता हूं आपको कि जब आप कोई भी बॉडी को रिलीज करते हो एक बहुत अच्छे हाइट से, तो जब वो रिलीज होती है उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी या स्पीड जो होती है वो आपका 0 होता है. दैट मीन्स आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी में उसके स्टेट में चेंजेस आते हैं तो कोई ना कोई एक्सटर्नल एफर्ट उसमें लगता है. अब बॉडी पहले 0 थी, अब वो नीचे आ रही है, तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी 0 तो नहीं है, 0 से ज्यादा ही होगी. तो उसके बॉडी के स्टेट में तो चेंज आया. पहले वो रुकी हुई थी, अब वो चलने लगी. तो किसने किया? कोई एक्सटर्नल एफर्ट है. अब वो एक्सटर्नल एफर्ट हमें दिख नहीं रहा है वहां पे. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि एक फोर्स एक्ट करती है उस बॉडी के अंदर जो उस बॉडी को नीचे की तरफ खींचती है. ठीक है, तो क्योंकि ये खींच रही है तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि इस जो फोर्स जो इस बॉडी के ऊपर लग रहा होगा, जो इनविजिबल है हमें, ठीक है, वो जो फोर्स है वो आपका अट्रैक्टिव नेचर का है. वो अट्रैक्ट करता है बॉडियों को अपनी तरफ. ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. बेसिकली इट इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, और एक चीज मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि ग्रेविटेशन चैप्टर में जब भी हम बातें कर रहे हैं विल टेक अर्थ एज आवर रेफरेंस. ठीक है, अर्थ को ही हम अपना रेफरेंस लेके चलेंगे क्योंकि हम अर्थ में रहते हैं. ठीक है, कोई भी चीजों के बारे में बात करेंगे तो अर्थ को लेके ही बात करेंगे, है ना, कि अर्थ से इतना ज्यादा है, अर्थ से इतना कम है, वो सारी चीजें. फाइन. सो जैसे आप लोगों को पता होगा देन जो फोर्स उस बॉडी के स्टेट को चेंज कर रहा होता है, ठीक है, वो एक इनविजिबल फोर्स है. जैसी बात है, उसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं है, वो कांटेक्ट लेस फोर्स आपको दिखने को मिलती है. ठीक है, उस फोर्स का नाम क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि वहां पे एक फोर्स है. कैसे? क्योंकि बॉडी के स्टेट में चेंज हो रही है. ठीक है, पहले वो u 0 पे थी, अभी वो मोशन में है, स्टेट में चेंज आया, एक्सटर्नल एफर्ट लगा होगा जिसे हम फोर्स का नाम देते हैं. ठीक है, फोर्स जो है किस नेचर का है? तो अट्रैक्टिव नेचर का है, अपने तरफ खींचता है, मतलब नीचे की तरफ ही खींचता है. कोई भी बॉडी अगर अर्थ क्रस्ट के अंदर आ रही है वो नीचे ही आएगी, वो वापस ऊपर नहीं जाने वाली, अपने मन से तो नहीं आएगी. ठीक है, तो अट्रैक्टिव नेचर का है. सो दिस फोर्स इज ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ
अर्थ लगा रही होती है, ठीक है, एंड दी बॉडी आप स्टोन के हिसाब से भी समझ सकते हो। यहां पे मैंने एग्जांपल एक स्टोन का लिया था, आप समझ सकते हो कोई भी एक बॉडी के बारे में भी बोल सकते हो, एक बॉल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो फोर्स होता है अर्थ और आपके बॉडी के बीच में, ठीक है। एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स, ये जो फोर्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि फोर्स के कारण चेंजेस आते हैं, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ये फोर्स कौन लगा रहा होता है, तो अर्थ लगा रही होती है, ठीक है। अर्थ लगा रही होती है उस बॉडी के ऊपर, और वो बॉडी जो है वो नीचे की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा होता है, ठीक है। नाउ द फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की, उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ बोल सकते हैं, या फिर वर्ड हम ग्रेविटी ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, या फिर हम ग्रेविटी ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। इन शॉर्ट, क्योंकि हम हमेशा ही अर्थ के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह पे हम यूज वर्ड कर देते हैं ग्रेविटी, ठीक है। सो इन शॉर्ट, whether this entire process is known as gravitation, ठीक है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये ग्रेविटेशन के अंदर आ रहा है। अगर आप ग्रेविटी बोल रहे हो या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हो तो दोनों बराबर ही, ठीक है। अलग अलग शब्द हैं, बस हर बार हम उस चीज को यूज नहीं करना चाहते, इसीलिए। अच्छा, यहां पे मैंने आपको यहां पे क्लियर मेंशन किया है, ध्यान से सुनते जाना। हम जब बात कर रहे होते हैं उस ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो हम ये बात करेंगे कि वो किसके थ्रू लग रही है, तो वो लग रही है अर्थ के थ्रू। मैंने आपको बोला कि हम अर्थ में रहते हैं तो हम अर्थ के रेफरेंस में ही बात करेंगे। तो फॉर अस, we instead of writing gravitational force of earth we simple write gravitational force, instead of writing gravity of earth we simple write gravity। क्योंकि हम अर्थ में रहते हैं तो हम अर्थ के रेफरेंस में ही बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ नहीं हुई, ठीक है। बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कैसे क्या हो रहा है ना। तो अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो या ग्रेविटी बोलो, बोथ आती सेम थिंग। बात हो रही है यहाँ पे फोर्स की, जो अट्रैक्टिव नेचर है, और वो कौन लगा रहा है, वो अर्थ लगा रही होती है कोई भी बॉडी पे जो नीचे आता है, ठीक है, जो फ्री फॉल करता है उस बॉडी पे लगा रही होती है। और उसका काम बस इतना ही होता है कि अर्थ जो है उस बॉडी को अपने तरफ खींचती है। जैसे वो खींच रही है तो उस पे एक फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और कौन लगा रहा था, अर्थ लगा रहा है, ठीक है। तो आइदर यू से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और यू कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर आप बोल सकते हो ग्रेविटी ऑफ अर्थ, या फिर आप ग्रेविटी भी बोल सकते हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ ड्यू टू दिस ग्रेविटी जो अर्थ लगा रही है, कोई भी बॉडी जब अर्थ क्रस्ट के अंदर इंटर करती है, अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर करती है, ठीक है, उसके बाद वो बॉडी नीचे की तरफ ही अट्रैक्ट कर रही होती है, नीचे की तरफ ही आएगी, वो ऊपर नहीं जाएगी, अपने मन से नहीं जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं ऊपर नहीं जा सकती रॉकेट शिप्स आपने देखा होगा तो उस पर थ्रस्टर्स लगे रहते हैं, ठीक है, वो जाती है ऊपर। लेकिन नॉर्मली जब फ्री फॉल में अगर करोगे आप, ठीक है, उस पर कोई फोर्सेस नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ उसको आपने रिलीज कर दिया, तो उस केस में वो बॉडी नीचे ही आएगी और कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है ना। कुछ और note, the gravitational force of the earth is responsible for holding the atmosphere above the earth for the rain falling to the earth and for the flow of the water in the river। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण ही जितनी भी सारी चीजें, जैसे आपने सुना होगा हाई टाइड एंड लो टाइड, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है। आपने सुना होगा कि सुना कि आप लोग जानते ही होंगे कि अर्थ के चारों तरफ आपका मून रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है, वो भी आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है, जो अर्थ लगा रही होती है आपके मून के ऊपर। बेसिकली यहाँ पे दो बॉडीज काम कर रही होती हैं, एक तो अर्थ लगा एक अर्थ है और दूसरा आपका बॉडी है, ठीक है। अर्थ उसके ऊपर आपका फोर्स एक्ट कर रही होती है, जो अट्रैक्टिव फोर्स, जो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और इसी कारण बॉडी जो है वो आपका उसके तरफ, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। So in this particular slide I have just given you the idea where does the force come from, कि फोर्स कहां से आ जाता है अचानक से, ठीक है, कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बातें क्यों कर रहे हैं। इसके रीजन से बॉडी पहले रेस्ट में थी, जब आपने रिलीज किया अब वो मोशन में हो गई, उसके स्टेट में तभी चेंज आएगा जब एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगे। अब एक्सटर्नल फोर्सेस किसको बोलते हैं, आपको फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट किसको बोलते हैं, फोर्सेस को ही बोलते हैं, फोर्स को बोलते हैं। अब वो फोर्स कैसे नेचर की है, तो अट्रैक्शन नेचर की है, अट्रैक्टिव नेचर की। बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि अगर ये एक अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स है, जो कि हम समझ रहे हैं कि है, ठीक है, और मुझे पता करना है कि, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी दो बॉडी के बीच में यूनिवर्स में आपका अट्रैक्शन फोर्स लगता है क्या, दो बॉडीज के बीच में, कोई भी दो बॉडीज के बीच में क्या आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है क्या, तो आंसर है हाँ।
कोई भी दो बॉडीज के बीच में हमेशा ही आपका एक अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स एक्ट करेगा, हमेशा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि नॉर्मली जब हम लोग देखते हैं तो मान लेते हैं कि दो बॉडीज हैं, मैं हूं और एक कोई दोस्त है मेरा। ठीक है, आपका सवाल ये उठना चाहिए कि सर अगर ऐसा है कि दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फॉल क्यों नहीं कर जा रहा, गिर क्यों नहीं जा रहा, या चिपक क्यों नहीं जा रहा? कुछ ना कुछ तो सोचोगे ना आप लोग, क्या अगर ऐसा अट्रैक्टिव नेचर का है तो। ठीक है, तो देखो बात ऐसी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जब मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाली, जो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जब मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं तो वो आती है बहुत ज्यादा कम। ठीक है, अब होता यह है कि दो बॉडीज के बीच में, मैं और मेरे दोस्त के बीच में अट्रैक्टिव नेचर तो है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड इतनी कम है कि हम लोगों को वो फील नहीं होती। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है मैग्नीट्यूड कम होने का? मतलब कुछ ना कुछ पे तो कहीं ना कहीं पे तो एक्ट कर रहा होगा ना, कुछ ना कुछ तो चीजें होंगी जिसपे वो रुकी हुई होंगी। आओ देख लेते हैं, ठीक है, क्या होता है वो सारी चीजें। सो बेसिकली जो अभी तक हम लोगों ने ग्रेविटेशनल के बारे में जाना, उसी चीज को हम लोग एक सम अप करेंगे एक लिटरेचर के फॉर्म में। बस इतना ही है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। ठीक है, next, gravitational force between the two objects at even in the two objects are not connected by any means। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे भी काम करती है जो फिजिकली मींस पे कनेक्ट ना हो, मतलब कुछ किसी तरह से कनेक्टेड ना हो, तब भी वो काम करेगी, है ना। नेक्स्ट, इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और द बॉडीज आर स्मॉल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू डिफरेंट बॉडीज आर वेरी स्मॉल। ठीक है, विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड इजिली। तो मैं और मेरा एक दोस्त है, दो बॉडीज हैं, ठीक है, हम लोगों के मास इतने कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड खुद कम होती है, और मास कम होने के कारण हमें यह पता चल रहा है कि और मैग्नीट्यूड कम हो गई, जिसके कारण हमें वो फील नहीं होती कि कोई अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं उसको या वो उसका अट्रैक्ट कर रहा है मुझे, तो वो अट्रैक्शन हमें फील नहीं होता, लेकिन हो रही होती है। ठीक है, याद रखना कि द ग्रेविटेशनल फोर्स और यू कैन से द ग्रेविटी इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फिर ग्रेविटी बोलो, उसी को तो बोलते हैं, है ना। तो वो जो है वो आपका अट्रैक्टिव नेचर का है, वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगर इतनी सारी चीजें क्लियर है तो लेट अस टॉक अबाउट, है ना, कुछ आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर दो बॉडीज के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव नेचर है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना फोर्स लग रहा है? मैग्नीट्यूड तो मुझे नहीं मालूम ना, आपने बस, हम लोगों ने बस इतना समझा कि कोई भी दो बॉडीज होती हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव नेचर का फोर्सेस लग रही होती है, एक बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है, दूसरी पहले को अट्रैक्ट कर रही होती है। कैसे अट्रैक्ट कर रही हो, कितने अट्रैक्ट कर रही है, मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? तो इसी पे एक लॉ दिया गया है बाय आइजैक न्यूटन, है ना। वो लॉ ये है कि दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये पूरे यूनिवर्स में वैलिड है, ठीक है, और ये पूरे यूनिवर्स में कहीं से भी कुछ भी चेंज नहीं होता, जैसा है पूरे यूनिवर्स के लिए वैलिड है। क्या है आपका कि इसमें बस इतना ही बोला गया है कि जब दो बॉडीज हैं, दो अलग अलग मासेस लिए हैं मैंने, m1 एंड m2, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, और कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है दोनों के बीच में, किसी तरह का कोई मीडियम नहीं है, मीडियम चेंज होता रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे क्या कि दो बॉडीज हैं m1 एंड m2 और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में दैट इज दी r। तो इस कंडीशन में आपका लॉ क्या बोलता है कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses। मतलब ये जो अट्रैक्ट करेंगे, ये पहला बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा बॉडी पहले को अट्रैक्ट करेगा, तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। ठीक है, मतलब दोनों मास के प्रोडक्ट पे वो दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और क्या है, और आपका डिस्टेंस जो है दो बॉडीज के बीच में, इनका जो डिस्टेंस है दैट इज r, इसका जो स्क्वायर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस फोर्स से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस फोर्स से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये हुआ कि जो भी फोर्स दोनों लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए, ठीक है, अगर मास बढ़ाते हैं हम तो फिर आपके फोर्स भी बढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा, मास घटाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी घटेगा। ठीक है, आगे ग्रेविटेशनल फोर्स में हमें पता चला क्या कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दो बॉडीज के डिस्टेंस के स्क्वायर का, है ना। अब इसमें क्या है कि अगर इस हिसाब से अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करता हूं, दो बॉडीज के डिस्टेंस को इंक्रीज करता हूं, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अट्रैक्टिव नेचर का है, वो कम एक्ट करेगा, उसकी मैग्नीट्यूड कम आती जाएगी। ठीक है, बस यही बताया जा रहा है। जब आप इन दो इक्वेशंस को लिखते हो, दिस इक्वेशन फर्स्ट
ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, ये दो इक्वेशन को लिखते हो, जब ये दो इक्वेशन को लिखते हो तब आपको, जब आप दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हो, देन यू कैन फाइंड आउट दिस वन कि ग्रेविटेशनल फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इनटू m2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक, अब आपको पता है क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा टू मेक अ मैथमेटिकल इक्वेशन। तो जब हम उस पे कांस्टेंट एक पुट करते हैं, दैट कांस्टेंट कम आउट टू बी g। इसे हम कैपिटल G भी आप बोल सकते हो, इसे ये क्या है, G है। अब ये G क्या है, G एक कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना। मतलब ये जो वैल्यू है, ये G की जो वैल्यू है, ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती, ये पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है। अर्थ के लिए भी उतनी ही, ठीक है, जितनी सन और नेपच्यून और आपका सैटर्न के लिए, मून के लिए, पूरे स्पेस में कहीं पे भी दो बॉडीज की लग रही होगी, ये G की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इसीलिए यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। कैपिटल G स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, दिस इज इज SI यूनिट, ठीक है। और एक चीज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। कभी कभी जो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके क्वेश्चन के ऊपर में लिख दिया जाएगा, हो सकता है कि कभी कभी ये अप्रोक्सीमेट टीचर आपको बोलेगा कि एक काम करते हैं 6.67 वो ज्यादा लंबा हो जाएगा, सो लेट अस टेक 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी आपको बोला जा सकता है, लेकिन ये जब तक ना बोले तो आप मत लिखना, आपको लिखना 6.67 ही है, ठीक। ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और एक चीज, क्योंकि ये एक फोर्स ही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, पर है तो न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, तो ये एक आपका कांस्टेंट है, पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एवरीवन, है ना। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो आपका एक कांस्टेंट है। मैं बात कर रहा हूं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की, जिसमें F मैं बात कर रहा हूं F की। वो जो F है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि वो फोर्स को डिनोट करता है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है ना। याद रखने की जहां तक बात आती है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू, इसको तो याद ही रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रहे। सो दिस इज बेसिकली अ फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। This is the formula that you have to remember, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रहनी चाहिए, ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, बस इतना ही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाई r², ठीक। चलिए, लेट अस टॉक अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैसे कैसे काम करती है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो जब आप लो टाइड हाई टाइड देखते हो जो समुद्र में होती है, दैट इज ड्यू टू ऑफ दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो जितने भी प्लैनेट आप देख पा रहे हो जो सन के चारों तरफ राउंड मारते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, दैट इज ड्यू टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही होता है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो ये जाननी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, द वैल्यू ऑफ G, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम कैपिटल G के नाम से जानते हैं, डज नॉट डिपेंड, याद रहे ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं होता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज, किसी भी मीडियम पे वो डिपेंड नहीं करता। बेसिकली G डिपेंड ही नहीं करता किसी पे, ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में उसकी वैल्यू सेम है, वो चेंज नहीं होने वाली। तो वो अगर डिपेंड करने लगे किसी पे तो फिर वैल्यू तो चेंज होने लगेगी, इसीलिए वो डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड, ये और डिपेंड नहीं करती है ऑन द मासेस ऑफ द बॉडीज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्योंकि आपको फॉर्मूला कहां मिला G का, आपको मिला कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दो मासेस का प्रोडक्ट और डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, यही है ना। अगर ये फॉर्मूला आप जानते हो, इसको थोड़ा सा एक्सचेंज करोगे तो यू विल बी फाइंडिंग दिस कि जो F है मल्टीप्लीकेशन डिस्टेंस का जो स्क्वायर हुआ डिवाइडेड बाय जो प्रोडक्ट ऑफ मासेस हैं,
ये बराबर हो जाते हैं जी के। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि ये जो जी है वो डिस्टेंस पे आपका डिपेंडेंट है, साथ ही साथ मास के प्रोडक्ट पे भी डिपेंडेंट है, नहीं है। ये जी की वैल्यू कांस्टेंट है, ये किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये जो जी की वैल्यू है दैट इज कंप्लीटली कांस्टेंट, ये पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होने वाली। ना ही ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ना प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करती है, ना ही दो बॉडीज के मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है और वो पूरी रहेगी पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। कुछ शॉर्टकट्स जो हो सकता है आपसे पूछे जाए तो वो कुछ इस तरह है कि इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, ओके, जो दो बॉडीज है उनके बीच में डिस्टेंस अगर हम बढ़ा दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपका 1/4 हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस हम घटा देते हैं, ठीक है, कितना घटाते हैं, एंड इफ वी हाफ, अगर आधा घटा देते हैं, ठीक है, हाफ कर देते हैं, तो दोनों बीच के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। इट इज जस्ट अ शॉर्टकट, बस इतना ही है। इफ यू इंक्रीज इट, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप डबल कर देते हो दोनों के बीच, दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस को, देन इट विल बी बिकेम 1/4। अगर आप दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस जो है उसको आधा कर देते हो तो इट विल बी बिकेम 4 टाइम, ठीक है, चार गुना बढ़ जाएगा। when both the object या फिर बॉडी आर वेरी बिग, बहुत ज्यादा बिग होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, मतलब मास में बहुत ज्यादा क्वांटिटी रखते हैं, हैविंग वेरी लार्ज मासेस, यही चीज यहां पे बताने की कोशिश कर रही है कि बहुत ज्यादा बड़े हैं मतलब बहुत ज्यादा मासेस है, ठीक है। देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी बिकेम एक्सट्रीमली लार्ज, फिर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखो आप यहाँ पे खुद समझ के देखो, मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, अब खुद समझो। ये फॉर्मूला है ना, मैंने बोला दो बॉडीज, मेरा और एक किसी और का बॉडी है, ठीक है, उसके बीच में हम लोग देख लेते हैं। तो दो मासेस हैं, है ना, दो मासेस हैं, एफ की वैल्यू यहाँ पे कर लो, ये हो गया 6.67, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको हटाते हैं, ठीक है। याद रहे जी जो है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं करने वाली, याद रहे ये चीज, ये भूलना मत, है ना। एक चीज और आओ देखो, अगर जैसे हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, व्हाट वी नो दिस फॉर्मूला कि जो f की वैल्यू है वो आपकी g m1 m2 बाय r स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं बोलूं दो नॉर्मल मासेस तो f की वैल्यू g होगी, f की वैल्यू मैं लिख देता हूं 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, ठीक है। दो मासेस ले लेते हैं, 100 का और 200 का ले लो, और दोनों के बीच में दोनों के बीच में जो मैं एकदम करीब खड़ा हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो अगर ऐसा है ना, तो ऐसा मान लेते हैं कि 1 मीटर पे है, ठीक है, तो इट इज 1 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व करोगे ना तो f की वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, और यहां पे ये 2 आ जाएगा विथ 4 zeros, ठीक है, 10 टू दी पावर 4, और डिवाइडेड बाय 1 ही होगा। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे 13 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन कुछ भी आए, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आए, कुछ भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, 10 टू द पावर 11 है, 10 टू द पावर 4 है, घटाओगे तो इट विल बी 10 टू द पावर -7। मतलब आप समझ रहे हो, ये वैल्यू कुछ भी आए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 7 जीरो से, कितनी छोटी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज स्मॉल, मैग्नीट्यूड इज लो, ठीक है। मैग्नीट्यूड लो होने के कारण ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके मैग्नीट्यूड कम होने के कारण दो बॉडीज 200 किलो के बॉडीज के बीच में भी जो अट्रैक्शन है वो उतनी जल्दी समझ में नहीं आती। बस इतना ही कहना है मेरा। अगर आप इनके मासेस को बढ़ा दोगे, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल एक मास है अर्थ का और दूसरा मास है एक बॉल का, दोनों के बीच में कोई कंपेयर है नहीं, लेकिन एक बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसके कारण क्या होता है कि जो छोटी वैल्यू अब कंपेरेबल हो जाती है, मतलब हम उसे आप मेजर कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। आप उसकी वैल्यू क्यों देख नहीं सकते, एक बॉल है वो उसको आप रिलीज कर दोगे एक अच्छे हाइट से तो वो नीचे ही आएगी, मतलब अर्थ के पास इतनी ज्यादा मास है कि वो उस बॉल को अट्रैक्ट कर रही है अपने ऊपर और वो अपने तरफ लेके भी आ रही है, ठीक है। बस इतना ही कहना है। अगर दो बॉडीज हैं सामने सामने तो वो अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही, उसका कारण बस इतना ही है कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दो बॉडीज के मास और डिस्टेंस जो भी आप कैलकुलेट करोगे तो उस केस में वो उतनी ज्यादा नहीं होती है, दैट इज वाई वो उतनी ज्यादा नहीं होती है, दैट इज वाई वो आपका जो है मैग्नीट्यूड में लो होने के कारण हम उसे फील नहीं कर पाते, दैट्स इट, बस इतना ही है,
ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। देन एवरीवन, जब हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली, देन इट्स कम्स विद अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है कैप्लर्स, है ना, जॉनस कैप्लर्स। ये 16th सेंचुरी में आते हैं और इनके दिमाग में ये चलता है कि ये जो इतने सारे प्लैनेट्स है, बीच में प्लैनेट्स है, सन है, ये मूवमेंट कैसे करती है, ठीक है, ये मूवमेंट कैसे करती है, क्या मूवमेंट करता है ना। द थिंग इज दिस इज एंड अभी आपको कुछ और सुनने को आया होगा, ठीक है, कि दी सन इज नॉट ऑल्सो स्टेशनरी, इट इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अबाउट समथिंग, ठीक है, और ये जो प्लैनेट्स है ये तो घूम ही रहे थे। तो लेकिन जो अभी हम लोगों को पता है, ठीक है, उसके ऊपर बात कर लेते पहले। तो जॉन्स कैप्लर्स जो 16th सेंचुरी के एस्ट्रोनॉमर थे, है ना, उन्होंने बताया था, उन्होंने 3 लॉ दी थी और ये जो तीनों लॉ है ये बेसिकली ये लॉ आपको गवर्न करती है, हमें आइडिया देती है, हमें बताती है किस चीज के बारे में, प्लैनेट्स के मोशन के बारे में। प्लैनेट का जो मोशन है, मूवमेंट है, उसके बारे में ये बताया जाता है कि कैसे मूव करती है, ठीक है, और ये सारी चीजें कैसे मूव करेगी, कितना टाइम पीरियड लगेगा। और तो कैप्लर्स ने 3 लॉ दिए थे, कैप्लर्स 1 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट और सेकंड तो इजी है, थर्ड की बात कर, फर्स्ट सेकंड इजी है, थर्ड थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि मैथमेटिकल वैल्यू है इसीलिए, ठीक है। फर्स्ट की बात कर लेते हैं। आई बिलीव अभी तक आप लोगों ने इलिप्स शेप के बारे में जान लिया होगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो मैं आप लोगों को यहां पे बना के दिखाता हूं। अगर मैं बात करता हूं इलिप्स की, ठीक है, दिस इज इलिप्स। अगर आप इलिप्स की बात करेंगे तो यहां पे याद रखना कि इलिप्स के पास 2 कर्व्स होते हैं एजेस पे, जिसका मतलब ये जो कर्व्स है ये छोटे हिस्से हैं जो सर्कल से बराबर मैच करते हैं। दैट इज व्हाई इनके कारण इनका एक रेडियस यहां, इनका सेंटर यहां आता है, सॉरी, इनका एक सेंटर यहां आता है और एक सेंटर यहां पे आता है। ये जो सेंटर्स हैं ये इन एजेस के सेंटर है, ठीक है, इन एजेस के सेंटर है, ये पूरे एज के सेंटर है और ये एज के सेंटर है। आप सेंटर तो बोल नहीं सकते, 2 सेंटर है, तो हम लोगों ने इनका क्या नाम रख दिया, वी हैव गिवन दिस नेम एज फोकस, ठीक है। एक पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे और क्योंकि 2 पॉइंट्स है तो 2 पॉइंट्स को हम प्लूरल में फोकी बोलेंगे, फोकी बोलेंगे, बस इतना ही है। तो अभी फर्स्ट लॉ ये बोलता है, कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ ये बताया जाता है कि जो प्लैनेट्स है वो आपका एक पाथ को फॉलो करते हैं और वो पाथ सर्कुलर नहीं है, वो पाथ आपका इलिप्टिकल है, ठीक है, मतलब इलिप्टिकल शेप के पाथ को फॉलो करते हैं। तो प्लैनेट्स मूव इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द फोकी ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब अगर दो सेंटर्स आपको दिख रहे हैं, 2 फोकस आपको दिख रहे हैं, तो सन किसी ना किसी एक सेंटर पे रहेगा और क्योंकि वो रहेगा तो उसके बाद आपका जो प्लैनेट है वो आपका एक आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करेगा। जो सन है आपका वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करेगा। जब ये जो प्लैनेट है आपका वो आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करेगा और जब ये कर रहा होगा तो जो सन है वो दोनों में से किसी एक फोकस पे रहेगा। जो सन है वो दोनों में से किसी एक फोकस पे रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइए, लेट अस मूव फॉरवर्ड एवरीवन, है ना। दिस इज द इंटायरली फर्स्ट लॉ, ये पूरा फर्स्ट लॉ, बस यही फर्स्ट लॉ। इसमें आपको बस इतना बता दिया गया है कि प्लैनेट जो है वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट नहीं करती, रिवॉल्व नहीं करती, वो आपका इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करती है और जिसमें 2 सेंटर्स जिसको हम फोकस का नाम दे रहे हैं उन दोनों में से किसी एक फोकस पे आपका सन रहेगा और फिर वो रिवॉल्व करेगी। दैट इज व्हाट इट इज देयर। सेकेंड लॉ को समझ लेते हैं। सेकेंड लॉ भी बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, ठीक है। मैं इसमें तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं लेकिन मैं आपको यहां पे फिगर के रिस्पेक्ट में समझाना चाहता हूं। ये सन है, सन किसी ना किसी एक फोकस पे है, ये एक प्लैनेट है और ऐसा मान के चलते हैं कि ये एक पॉइंट ए पे है, ठीक है। टी टाइम पर एक टाइम लगा टी और ये प्लैनेट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आती है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि सन को सेंटर में रखते हुए, सन को बीच में रखते हुए हम ये पता करते हैं कि ए से बी आने में, इसी एक प्लैनेट को, सेम प्लैनेट है, ए से बी आने में जो टी टाइम लगा तो इस टी टाइम में कितना एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। तो पता चला कि ये वो एरिया है जितना एरिया कवर किया गया है सन को बीच में सेंटर पे रखने के बाद, इतना एरिया कवर्ड है। फैंटास्टिक, है ना। और हम लोगों ने इस एरिया का नाम दे दिया, लेट अस गिव दिस एरिया नेम दैट इज A1,
A1 नाम दे दिया, फाइन, नो प्रॉब्लम, है ना। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। सिमिलरली हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने ये देखा कि ये जो प्लैनेट अब बी पे थी, अब ये धीरे धीरे आ गई सी पे, ठीक है। लेट अस टेक दिस आल्सो कि ये सी पॉइंट पे आ गई, फिर उसी टाइम टी पे दोनों का टाइम सेम ही है ना, वो टी ये टी दोनों सेम है, सेम टाइमिंग पे ये हम लोगों ने देखा कि ये प्लैनेट जो है सी से उठ के नाउ इट कम्स टू दी डी, ठीक। सेम वही सारी चीजें हम लोगों ने सोची कि एक काम करते हैं, सन को सेंटर में रख के हम इसका एरिया देखते हैं कि सी से डी जब आ रहा था टाइम टी पर तो कितना एरिया कवर हुआ, तो हमें दिखता है ये चीज, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोल देंगे, लेट अस से दिस इज एरिया 2, ये क्या है, एरिया 2। तो अकॉर्डिंग टू द केपलर सेकंड लॉ ये बोला जा रहा है, सेकंड लॉ ये बोला जाता है कि ये जो एरिया आपको दिख रहे हैं ना A1 एंड A2 ये बराबर है, ये केपलर्स बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। केपलर्स ने इतना ही बोला है कि द एरिया 1 विल बी इक्वल्स टू एरिया 2, दैट इज व्हाट द केपलर इज सेइंग, है ना। इसी चीज को स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इट स्टेट दैट ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग planet to the sun sweeps over equal area in equal interval of time। मतलब ये आपका A1 equals to A2 है, कब है, जब आपका ये जो T देख रहे हो आप, ये T, ये दोनों T सेम होंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने T1 T2 नहीं लिखा, ये यहां वाला T और वहां के लिए T दोनों सेम है, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर ये तो बड़ा दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमें मूवमेंट की तरफ भी देखना पड़ेगा। देखो, इट मींस द प्लैनेट मूव फास्टर, इट इज क्लोजर टू द सन। जो भी प्लैनेट, आप मार्स तक ऐसा समझ सकते हो कि मार्स तक क्योंकि सन के सामने है, तो मार्स तक के जितने भी प्लैनेट है वो तेज रिवॉल्व करते हैं सन के पास आते आते, ठीक है। और जितने भी प्लैनेट सन से बहुत ज्यादा दूर है, मार्स के बाद वाले प्लैनेट, ठीक है, तो वो जब रिवॉल्व करते हैं तो बहुत स्लो रिवॉल्व करते हैं, बहुत स्लो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे लिए एक साल दैट इज 365 डेज, अलग अलग प्लैनेट के लिए उससे ज्यादा होंगे। मार्स अर्थ से मार्स का ज्यादा होगा, मार्स से जुपिटर का ज्यादा होगा, फिर सैटर्न, नेपच्यून, है ना, यूरेनस, ऐसे ज्यादा बड़ा होता जाएगा, ठीक है। द प्लैनेट डज नॉट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड अराउंड द सन। अगर सन से वो सामने है तो वो तेज घूमेगा, सन से दूर है तो वो स्लो घूमेगा, ठीक है। द स्पीड इज ग्रेटर व्हेन द प्लैनेट इज नियर द सन। यहां पे आप इस स्टेटमेंट को जरूर याद रखना, ठीक है, कि स्पीड जो है प्लैनेट का ग्रेटर होगा व्हेन द प्लैनेट इज नियर द सन। जब प्लैनेट जो है वो सन के सामने होगा तब बिल्कुल ग्रेटर होगा वो, है ना। और जैसे ही हम उसको प्लैनेट को दूर कर देंगे, व्हेन वी रिमूव द प्लैनेट अवे फ्रॉम द सन, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा लेस, स्पीड घट जाएगी उसकी, है ना, स्पीड घट जाएगी। दैट इज द केस एवरीवन। नाउ आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो केपलर्स सेकंड लॉ भी हो गया हमारा, है ना। केपलर्स थर्ड लॉ के बारे में बात करते हैं। ये जो केपलर्स थर्ड लॉ है, ये आपको बस इतना बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी एक प्लैनेट के रिस्पेक्ट में जो दैट अगर सन को हम लोगों ने, देखो यहां पे लिखा हो इट स्टेट दैट द क्यूब मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। माने सन के रिस्पेक्ट में किसी भी एक प्लैनेट को देख लो और मुझे ये पता करना है कि वो कितना टाइम पीरियड लेगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, तो उसके बीच का जो रिलेशन है वो यहां पे दिया हुआ है कि उस प्लैनेट और सन के बीच में जो मीन डिस्टेंस है, माने ऑन एन एवरेज डिस्टेंस है, उसका क्यूब, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो उसका टाइम पीरियड है ना उसका स्क्वायर से, ठीक है। सो बेसिकली वी आर गेटिंग एन रिलेशन, और वो रिलेशन क्या है, रिलेशन है ये आर क्यूब बाई टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज द रिलेशन, यही रिलेशन है। I hope this much is clear to you and you have understood this much, है ना। मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, मैंने ऑन एन एवरेज डिस्टेंस कितना होगा वो, और आपका टाइम ऑफ द प्लैनेट, है ना, अराउंड द सन, वो जो टाइम पीरियड लेता है वो। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके बोर्ड, आपके जो एग्जाम्स होंगे उतने टफ क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन हम तब भी क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन तो कर देंगे हम, ठीक है। चलिए
सो दीज आर दी कैपलर्स थर्ड लॉ, है ना, तीनों लॉ हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं फ्री फॉल की। आप पिक्चर से समझ पा रहे हो फ्री फॉल का मतलब क्या हो रहा है। मैं आपको एक सीधा सा मतलब देता हूं। आप एक बॉल को लेते हो, एक बिल्डिंग के ऊपर जाते हो और यू आर रिलीजिंग दिस बॉल। आपने प्रेशर नहीं डाला, आपने फेंका नहीं, कुछ नहीं, आपने रिलीज किया। दैट इज नोन एज फ्री फॉल। वही चीज लिखी हुई, द फ्री फॉल ऑफ द बॉडी फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है, विथ नो अदर फोर्स। मतलब सिर्फ रिलीज कर रहे हो, ऐसे भी नहीं, आपने अप्लाई नहीं किया कोई एक्सटर्नल। वो जो भी उसको अगर नीचे जाना है तो वो अर्थ के कारण जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दे रहे हैं, ग्रेविटी का नाम दे रहे हैं, वही उसको अपने तरफ ही खींचता चला जाएगा और कुछ नहीं करना उसके साथ। उस कंडीशन में जो बॉडी होगी दैट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल, उसे हम फ्री फॉल बोलेंगे। The acceleration produced in the free falling bodies is the same for all the bodies and it does not depend on the mass of the falling body। तो ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना, क्योंकि इसमें आपको बता दिया गया ना कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इन द फ्रीली बॉडीज इज द सेम फॉर ऑल द बॉडीज, वो उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आ रही है। 9.8 सब में लग रहा है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रही है। अगर उसमें चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, तो वो जो चेंजेस हैं वो डिपेंड नहीं करती हैं मास ऑफ द बॉडी जो फॉल कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोग इसमें एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन मतलब आप ऐसा पूछ सकते हो कि सर मेरे पास ना 1 kg का आयरन बॉल है और मेरे पास 1 kg का कॉटन है। अगर मैं उसको रियल लाइफ में अभी एक अच्छे बिल्डिंग में जाके 5वें 5th या 6th फ्लोर से जाके अगर मैं फेंकता हूं तो मुझे क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा? वेरी गुड। जब आप उसे फेंकते हो तो आपको ऑब्जर्व करने को यह मिलता है कि जो आयरन बॉल है वो जल्दी नीचे ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ऑफ कॉटन बॉल, ठीक है। दोनों के मासेस सेम है, लेकिन स्ट्राइक जल्दी कौन करेगा? तो स्ट्राइक जल्दी करेगा आयरन बॉल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप उसमें ये आ जाती है आपकी न्यूटन थर्ड लॉ में, तो फ्लूइड है आपका, ठीक है, आप बॉडी जो है उस फ्लूइड के अंदर इंटर कर रही है, तो जैसे इंटर करेगी तो जो फ्लूइड है आपका, मतलब आप एयर समझ लो, उस चीज को रिएक्शन फोर्स लगाएगी। अब एयर का जो डेंसिटी है या जो मास है वो आपके आयरन बॉल के डेंसिटी मास से ज्यादा है, इसीलिए वो अपने तरफ से कोशिश तो कर रही है एयर, लेकिन उसे रोक नहीं पाएगी। जब हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा अलग, ठीक है, मास तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है उसके अंदर में वॉइड्स हैं, है ना, उसकी डेंसिटी वैसी नहीं है जैसी आयरन बॉल की थी, तो डेंसिटी में कमी होने के कारण एयर रेजिस्टेंस उस पर ज्यादा लगती है, तो वो थोड़ी देर और लेता है हवा में, ठीक है, और वो ग्राउंड पे लेट से इंटर करता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं व्हेन इट टॉक्स अबाउट द ग्रेविटेशन, आपको पता होने चाहिए, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये जो चैप्टर है इसमें आई बिलीव आप लोगों ने एक बार तो रीडिंग की होगी, तो आपको पता चला होगा इस चैप्टर में मास और वेट के बारे में बहुत ज्यादा बोला गया है। मास और वेट के बारे में बहुत ज्यादा बोला गया क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जहां तक बात हम मास की करते हैं तो याद रहे मास का मतलब क्या होता है कि सिंपली मास जो है एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। अब प्रॉपर्टी तो हटाई नहीं जा सकती, इसलिए मास फिक्स रहता है बॉडी का, है ना। ये डिपेंड नहीं करता है कि वो बॉडी कहां है, अर्थ में है, नेपच्यून में है, सन में है, मून में है, कहीं पे भी है, उसकी मास वही रहेगी, जो यहां थी वो वहां होगी, ठीक है। मास फिक्स्ड है। मास को हम सिंपल कैपिटल M या अगर छोटे मास को डिनोट करो तो स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपके वेट के साथ कंसिडर नहीं होती। वेट जो है इट इज मेजर ऑफ एन अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास, ठीक है। तो होता क्या है कि वेट हम उसको वेट को बेसिकली वेट जो है एक तरह का फोर्स है जिसमें हम बस इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है या ये अंडर द ग्रेविटी है, ठीक है, मतलब अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स है और रखी हुई भी है, तो उसका मास जो है वो हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा। लेकिन एक्सेलरेशन जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो तो हमें पता है वो किस तरफ एक्ट करती है, वो नीचे की एक्ट करती है। तो मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो दोनों अटैच हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, जो आपको वेट के बारे में बताते हैं।
कि उसका वेट कितना होगा। जब आप वेट को देखोगे, नॉर्मली जब आप मास को देखते हो, सॉरी जब आप फोर्स को देखते हो एवरीवन, है ना, क्या लिख रहा हूं मैं आपको बताऊंगा अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं बस आपको समझाना चाहता हूं। जब आप फोर्स को देखते हो तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। बस इस ए के जगह पे इस ग्रेविटेशन के में m इक्वल्स टू m इंटू जी हो जाएगा। ये g क्या है? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो भी एक्सेलरेशन है लेकिन किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। इसीलिए ये जो mg है और ये जो फोर्स है ये आपका डिनोट करता है वेट को, ये आपके वेट के बारे में बताता है। तो वेट और कुछ नहीं है, वेट एक तरह का फोर्स है जिसमें मास उस बॉडी का एक्ट कर रहा है, साथ ही साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है, जिसके आपके उसको जो आपको वेट के बारे में बता रहा है। ठीक है, अच्छा, वेट को हम नॉर्मली W से डिनोट करते हैं। मास जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मास का ऐसा यूनिट केजी है, वेक्टर का और वेट का ऐसा यूनिट आपका न्यूटन है, क्योंकि वो फोर्स है वो। ठीक है, कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे लगता है वॉल्यूम, अगर आप लोगों ने, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया है तभी जाके ये बोल पाऊंगा, नहीं तो फिर डेंसिटी तो मुझे बतानी पड़ेगी, ऐसे मैं बताऊंगा, है ना। तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है ना, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हालांकि आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, कि ये पढ़ा होगा कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, बस इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो मास की वैल्यू आ जाएगी, बस इतना ही करना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपको मास की वैल्यू पता चल जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डेंसिटी। वेट निकलता है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है स्केलर में क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्केलर है वो जीरो तो हो नहीं सकती, मास कभी किसी की जीरो नहीं होगी। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसका मास होगा, भले ही कितना भी कम क्यों ना हो जाए, पर मास तो है, तभी मैटर में आया है। और वेट जो है वो डिपेंड करती है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास तो चेंज नहीं होने वाली, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जगह जगह पे चेंज हो जाती है, जिसके कारण, ठीक है, आपका जो वेट है वो अलग अलग वैल्यूज बताता है। ठीक है, अब वो जो अलग अलग वैल्यूज है वो अलग अलग जगह के ऊपर होती है। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो ऑन एन एवरेज इट इज 9.8, तो हम मास इंटू 9.8 करते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये जो जी की वैल्यू ये तो अर्थ की है ना, अगर मून के ऊपर बात कर रहा हूं, मून पे मुझे वेट निकालना है, तो हम लोग जी निकालेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे, पर किसका? मून का। ठीक है, मून का निकालेंगे। फिर वही सारी चीजें हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या कि वेदर वी टॉक अबाउट द वेट और फोर्स, दोनों तो सेम ही है ना। तो फोर्स आपको पता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। उसी तरह वेट आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जीरो इसलिए होगी अगर ऐसी जगह वैक्यूम की बात करें जहां पे ग्रेविटेशन होती ही नहीं, ग्रेविटी होती ही नहीं, उन दैट पर्टिकुलर केस वहां पे जीरो हो जाएगा, तो m मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो, तो वेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। बस इतना ही है मास और वेट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक यहां पे एक अंडरस्टैंडिंग हमें करनी है। ठीक है, पहले मैं अपना अब यहां पे एक अंडरस्टैंडिंग आप यहां पे देखो कि क्या है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m दिया हुआ है मेरे पास, है ना। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। अर्थ में मैंने उसको मेजर किया और मेजर करने के बाद उसका एक मास निकल आया। अर्थ में मेजर करके मास निकल आया तो सेम ही होगा। ठीक है, हर जगह मास आया, कुछ मास आया m, है ना। अब मैं उसका वेट निकालना चाहता हूं अर्थ में। ठीक है, तो फिर मुझे तो वेट का फॉर्मूला पता है ना, अर्थ में कितना निकलेगा, तो दैट इज वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। तो मास मुझे पता है और अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुझे पता है, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वेट पता चल जाएगी उस ऑब्जेक्ट की अर्थ पे। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बॉडी का वेट मैं अर्थ में चेक कर रहा हूं और उसी बॉडी को मैं मून में भी लेके जाऊं, ठीक है, तो क्या चेंजेस आते हैं, मतलब कितना में वेट में क्या डिफरेंस आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ना अलग अलग सब चीज निकाला, नहीं, मैंने आपको बोला था ना कि जो भी चीजें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे विल टॉक अबाउट दी विद रेफरेंस ऑफ अर्थ ओनली। तो हम लोगों ने बोला कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है, कहां निकालना है, मून में, ठीक है, तो उसी ऑब्जेक्ट का अगर आपने वेट अर्थ में निकाल रखा है तो जो वेट आएगी उसको 6 से डिवाइड कर देना। ठीक है, 1/6 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको वैल्यू निकल आएगी वेट की उस ऑब्जेक्ट की जब वो मून पे रहेगा।
और अगर मान लो वेट ऑफ द मून आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है कि वो ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ पे लेके आता हूं तो उसकी वेट कितनी होगी, तो आप बस 6 से मल्टीप्लाई कर देना इसे, तो आपको वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून ऑन अर्थ पता चल जाएगा। बस इतना ही है। सो यू हैव टू गो विद दिस इक्वेशन। ये याद रहे आपका कि 1/6 होता है, 1/6 होता है कि वेट ऑन द मून of an object will be equals to 1/6 of weight of the moon, weight of the object on the earth. अर्थ पे 1/6। मून पे अगर पता करनी है उसमें ग्रेविटेशन और कम होती है ना, इट इज पता नहीं 1.6 के आसपास होती है शायद, ठीक है 1.6265 ऐसे है ना, तो ग्रेविटेशनल उसमें कम होती है। तो ग्रेविटेशनल कम होने के कारण आपको 1/6 से उसको, अगर आपको वेट पता है उस बॉडी का अर्थ पे तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वेट पता चल जाएगा उसी बॉडी का मून पर। और अगर मून पे वेट पता है आपको तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वेट पता चल जाएगा सेम बॉडी का अर्थ पर कितना होगा, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट, अच्छा रिलेशन है, ठीक है। चलिए, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एंटायर थिंग, है ना, जब हम लोग इसे पूरी तरह से देख लेते हैं, एक सेकंड रुकना, हाँ मैं आपको एक और चीज समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कोशिश देख लेना। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हालांकि आप लोगों को तो पता होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती क्या है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वो आया कैसे पिक्चर में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी के कारण किसी बॉडी में एक्सेलरेशन आ रही है। अब इसमें देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तब से मैं वही चीज बोल रहा हूं, एक बॉडी है जिसको आप बहुत अच्छे हाइट से रिलीज करते हो, ठीक है, तो जब आप बहुत अच्छे हाइट से रिलीज कर रहे हो तो पहले जब वो रिलीज कर रहे हो तो उसमें उसकी वेलोसिटी 0 थी, अब वो रिलीज हो चुकी है, वो नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी v है, अब 0 से तो ज्यादा ही होगी ना। अगर 0 से ज्यादा है, अब उसको 0 से उस वेलोसिटी को अटेंड करने में टाइम तो लगा होगा, ठीक है, तो मेरे पास वेरिएशन ऑफ v है, मतलब वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी है, u भी है v भी है, और उन दोनों को अटेंड करने में एक टाइम t भी लगा है, ठीक है। तो हमें, आपको समझ में आ रहा है कि आप कहां पे जा रहे हो, आप पता कर रहे हो कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना होगा। क्यों? क्योंकि जब भी बॉडी पे फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन आता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी हो सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन तो आता है, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसे एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, पता क्या चला होगा कि पहले बॉडी आपका u पे थी तो उस वक्त इसका 0 मीटर पर सेकेंड था, बॉडी नीचे आ रही थी, एक पॉइंट पे मैंने पता किया तो v की वैल्यू जो है वो 0 से तो नहीं है, 0 से ज्यादा ही होगी, कम थोड़ी होगी, ऊपर से नीचे आ रही है तो, ठीक है। और इसको अटेंड करने में उस बॉडी को t टाइम लगा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसके बाद, अगर इस और ऊपर से फोर्स भी लग रही है, आपको तो पता चल रहा है कि ग्रेविटी के कारण फोर्स भी लग रहा है, तो एक्सेलरेशन तो आएगा। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन पता करना हो, a की वैल्यू मुझे पता करना हो, तो a तो हमें मालूम है कि दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होती है। अब चेंज इन वेलोसिटी हमें पता है कि v की वैल्यू ही ज्यादा होगी, ऊपर से नीचे आ रही है तो, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रही तो v की वैल्यू तो ज्यादा होगी, माइनस u जिसकी वैल्यू 0 है डिवाइडेड बाई t, ठीक है। तो कुल मिला के आपको पता है कि एक बॉडी एक्सेलरेशन में है, ठीक है। अब ये जो एक्सेलरेशन देख रहे हो, ये जो एक्सेलरेशन है जिसे हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो तो बॉडी तो ऊपर से नीचे आ रही है ना, दिस इज वर्टिकल। ये a आपने यूज किया था मोशन में, ये आपने यूज किया था जब बॉडी आपके लीनियर पाथ को फॉलो करती है, मतलब स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है, तब हम ये जो एक्सेलरेशन है a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स के कारण आती है, और वो जो फोर्स है वो आपका अर्थ लगा रहा है, क्योंकि मैं अर्थ पे हूं तो मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, ठीक है। अर्थ लगा रही होती है किसी भी बॉडी पे अगर वो जब इंटर करती है अर्थ सरफेस पे, तो जो कि अट्रैक्टिव नेचर पे होता है। अगर मैं यहां पे भी ए लिखूं और मोशन और आपके उस जगह पे भी ए लिखूं जब रोड पे चल रही है, ठीक है, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी वर्टिकली चल रही है, वो बॉडी हॉरिजॉन्टल चल रही है। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए व्हाट वी हैव डन इज, एक्सेलरेशन तो समझ में आ गया ना कि एक्सेलरेट हो रहा है, तो बस इसी ए को हटा के हम लोगों ने जी लिख दिया कि भैया सुनो, ये जो जी है ये भी आपका एक्सेलरेशन है, लेकिन इस जी को, ये एक्सेलरेशन तो है
पर ये एक्सेलरेशन किसके कारण आ रही है? ये एक्सेलरेशन कारण आ रही है आपका ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी के कारण ये एक्सेलरेशन आ रही है, दैट इज व्हाई इट इज जी। ठीक है, अब सिंस वी आर लिविंग इन द अर्थ एवरीवन, है ना, तो मैं यहां पे ई नहीं लिख रहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ई, ये आपको बता रही है कि अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, लेकिन ऑन एन एवरेज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, as you all know, that is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन ही है, ऐसा यूनिट देख लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, व्हेन द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम टॉप, फ्री फॉल कर रहा है, तो ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो पहले उसकी वेलोसिटी 0 थी, अब किसी एक पॉइंट पे मैं देखता हूं तो उसकी वेलोसिटी 0 से ज्यादा है, तो उसमें वेलोसिटी के चेंजेस तो हुए हैं, और वेलोसिटी का जो चेंज हुआ है और वो जो 0 से v आपको दिख रही है, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब कुछ तो समय लगा होगा। तो अगर ये समय तो लगा, और आपको ये भी पता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे थी, जैसे u आपका 0 था स्टार्टिंग पॉइंट में, ठीक है, अब वो अब v में चेंज हो गई है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लगे होंगे, एक्सटर्नल एफर्ट, वो एक्सटर्नल एफर्ट का नाम फोर्स है। अब जब भी किसी बॉडी में फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो आती है। अब वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पर एक्सेलरेशन तो होती है। वही उसी एक्सेलरेशन को हम लोग नॉर्मल, जो पिछले 2 चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े, जब बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही थी, उसे हम लोगों ने ए से रिप्रेजेंट किया था। इस कंडीशन में बॉडी जो है वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल साइड में मूव कर रही है, तो हम लोगों ने बस कंफ्यूजन दूर करने के लिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए वी हैव रिटन जी, जो आपको बस इतना बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई, ये भी एक्सेलरेशन ही है, पर ये जो एक्सेलरेशन है ये आपके ग्रेविटी के कारण लग रही है उस बॉडी के अंदर, और वो अर्थ का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, दैट इज व्हाट इट इज देयर। फाइन, अगर आप लोग इतना समझ चुके हो तो एक बहुत अच्छी रिलेशन आती है कि दैट द रिलेशन बिटवीन किसका रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस यही रिलेशन ये है कि जब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ रहे थे, आप लोगों ने फॉर्मूला देखा था, दैट इज F इज इक्वल्स टू जी, बिगर मास, 2 मासेस है, तो मैं मान लेता हूं एक बड़ा मास है, एक छोटा मास है। ठीक है, बिगर मास, छोटा मास डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये F आपका क्या बताता है? ये आपका F बताता है आपका फोर्सेस के बारे में बता रहा है, जो ग्रेविटी लगा रही है, ठीक है, और उसके कारण ये हो रहा है। लेकिन आपको तो पता है क्या, यहां पे हमें रिलेशन फाइंड करना है, तो इस F का अभी बड़ा मास, अगर मैं ऐसा समझ दू, ये समझ लो कि ये जो बड़ा मास है ये है अर्थ, और ये जो छोटा मास है वो है आप लोग, या फिर एक छोटी सी बॉल। क्या बॉल की तरफ अर्थ खींची चली आएगी कि जो अर्थ है, जो बॉल है वो अर्थ की तरफ जाएगी? तो जाहिर सी बात है, जिसका मास ज्यादा रहेगा उसके तरफ छोटी वाली मास आएगी। तो अर्थ तो कहीं नहीं जाने वाला, जो मोशन होने वाला, जो फोर्स अप्लाई होगी वो आपका छोटे वाले मास पे होगा। और हम लोगों ने सेकंड लॉ में ये भी पढ़ा था कि फोर्स अगर लग रही है किसी बॉडी में तो उसमें एक्सेलरेशन आता है। तो इस F के जगह पे वी कैन राइट मास इनटू एक्सेलरेशन। ये छोटी वाली मास है, क्यों? क्योंकि वो बॉडी आपकी एक्सेलरेट कर रही है, उस पर फोर्स लग रहा है, इस पे थोड़ी कुछ लग रही है, ये तो लगा रही है। तो इट विल बी इक्वल टू जी बिगर मास स्मॉलर मास, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब मैथमेटिक्स तो आप लोगों की अच्छी तो है, इसे कैंसिल कर दोगे तो आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो एक्सेलरेशन है, जो a है, दैट इज g बिगर मास डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है।
अब हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा यहाँ पे कि इस a की जगह पे हम g पुट कर रहे हैं क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पे है, ये वर्टिकल पे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए अलग कर दो। तो इस a के जगह पे व्हाट वी कैन राइट इज इन द प्लेस ऑफ दिस a वी कैन राइट g। है तो ये भी एक्सेलरेशन, जो ये भी तो एक्सेलरेशन है जो ग्रेविटी के कारण लग रही है, दैट इज g बिगर मास बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन आती है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, सिंपल। ये रिलेशन प्लीज याद रख लेना आप लोग ना, काफी है कि जो स्मॉल g होती है आपकी वो बिगर g और बिगर मास है ना, ये बड़ा वाला मास है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होता है, r स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। इसमें हमें एक चीज और पता करने को मिलती है, क्या पता करने को मिलती है कि जो g है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दो बॉडीज के डिस्टेंस के स्क्वायर में। दैट मीन्स क्या कि अगर दो बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, उसके जो डिस्टेंस को अगर मैं बढ़ा देता हूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाएगी, अगर उसमें घटा देता हूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगी। अगर आप अर्थ को ठीक से देखते हो, ठीक है, व्हेन यू सी द अर्थ वेरी क्लियरली, आपको पता चलता है क्या कि अर्थ जो है वो पूरी सी स्फेयर नहीं है, वी हैव लिटिल बिट फ्लैटन ऊपर देयर। ठीक है, तो इस दिस केस में जो पूरे अर्थ पे है ना, दो बॉडीज के बीच में एक एज पे रख दो, एक सेंटर पे रख दो, ठीक है, दोनों बराबर रख दो, तो ऐसे केस में जब डिस्टेंस को हम चेंज कर सकते, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जी भी चेंज हो रही है, तो उस केस में पूरे अर्थ में भी जो अर्थ की जी है दैट इज 9.8 वो कांस्टेंट नहीं होती, वो ऑन एन एवरेज हम लोग लेते हैं जब वो सरफेस पे रहती है तब। ठीक है, इस केस में बस आपको इतना बता देना चाहता हूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज नॉट कांस्टेंट फॉर द इंटायर अर्थ। ठीक है, पूरे अर्थ के लिए भी वो कांस्टेंट नहीं है ना, तो 9.8 हर जगह अर्थ में भी चेंज हो रही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिख लेने चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज दिस, पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि पोल्स पर, नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो, ठीक है, पोल्स पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, मतलब जो g की वैल्यू होती है, g इज मैक्सिमम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई ना, ठीक है, g की जो वैल्यू है मैक्सिमम है पोल्स पर, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे मैक्सिमम है। और जब हम लोग बात कर लेते हैं इक्वेटर पे, इक्वेटर थोड़ी होता है, एक ही होता है इक्वेटर पे, तो g की जो वैल्यू होती है g इज मिनिमम। ठीक है, बस शॉर्टकट है याद करने का, मतलब पता करने का, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, पोल्स पे g की वैल्यू मैक्सिमम होती है और आपका जो इक्वेटर्स है उस पे मिनिमम होती है। ये भी हो गया, रिलेशन भी बता दिया मैंने आपको, ये भी बता दिया कि जो अर्थ पे है g की वैल्यू चेंज करती रहती है, लेकिन मैक्सिमम आपका पोल्स पे होगी और मिनिमम आपका इक्वेटर्स पे होगी। ठीक है, याद रहे बस। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी, आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ रखा है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इसका देख लो। पहला पॉइंट आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम। सेकंड इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है कि दैट इज ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हाइट डेप्थ इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन टी स्क्वायर, ये भी पढ़ रखा है। थर्ड की बात कर लेते हैं, तो थर्ड में आपने देखा होगा कि जो आप पढ़ते आए हो, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2as, दैट इज व्हाट इट इज देयर। ठीक है, ये देखा। अब इसमें क्या है कि क्योंकि हमें मालूम है ना, हमें तो पता ही है, ये हमें क्या पता है कि भाई देखो ये a जो है ये हॉरिजॉन्टल वाले के लिए है, वर्टिकल के लिए बस इतना यहाँ पे g लिखना है, बस वही करनी है। जब हम लोग ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी पे आएंगे, ठीक है, तो बस आपको इतना करना है कि v इज इक्वल टू u प्लस gt होगा। ठीक है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होगी। ठीक है, और थर्ड पे याद रहे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs है ना, 2gs है, बस इतना ही है। ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि एक्सेलरेशन तो वहां तो समझ में आ जाता था कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ऐसे कैसे पता चलेगा, तो बस याद रहे इतना कि अगर मेरी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे ही एक्ट करती है, डाउनवर्ड, क्योंकि आपका
जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो नीचे ही है ना। बॉडी मेरी अगर ऊपर जा रही है, ठीक है, अगर ऊपर जा रही है इन दैट पर्टिकुलर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन मेरे बॉडी पे है। मुझे जी के डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मुझे मेरे बॉडी से मतलब है। बॉडी मेरा अगर ऊपर जा रहा है तो तो जी जो है वो मेरे बॉडी के डायरेक्शन के अगेंस्ट में मूव कर रही है, इसीलिए ये नेगेटिव हम लिखेंगे। अगर बॉडी जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे आए, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है बॉडी, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर केस जी की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है, बस इतना ही है। इन दैट पर्टिकुलर केस जी की जो वैल्यू है आपको पॉजिटिव लेनी है। दोनों बता दिए मैंने, ठीक है। बॉडी पे हमारा कंसंट्रेशन है, बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ रही है, ठीक है, वो तो हमेशा नीचे ही रहती है, उससे हमें लेना देना नहीं है। बॉडी ऊपर जा रही है ना, उस केस में वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो अगेंस्ट डायरेक्शन में, दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव, है ना। और जब बॉडी नीचे आ रही होगी तो वो आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन को फेवर करेगी, इसलिए हम उसे पॉजिटिव लिखेंगे। आई होप इतना आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। चलो एवरीवन, नाउ व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट इतना कुछ, है ना, इक्वेशन ग्रेविटी, नाउ विल टॉक अबाउट दैट फ्लूइड। मैं आपको फ्लूइड का मतलब समझा देता हूं। फ्लूइड का सीधा सीधी मतलब ये होता है कि एनी सब्सटेंस विच इज हैविंग द एबिलिटी टू फ्लो, दैट इज नोन एज फ्लूइड। तो बेसिकली दो ही होते हैं, या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा, सॉलिड नहीं फ्लो कर सकता, ठीक है, लिक्विड या गैस कर सकते हैं। ये जो पूरा चैप्टर है ये आपको गैस और लिक्विड के बारे में तो बताएगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा ज्यादा लीन है आपके लिक्विड के ऊपर, ठीक है। गैसेस के ऊपर और भी चैप्टर्स है जो 11 में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन है आपका लीन आपके लिक्विड के ऊपर। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे अगर आपसे बोला जाए व्हाट डू यू मीन बाय थ्रस्ट, थ्रस्ट कुछ नहीं है, थ्रस्ट एक फोर्स है। हमने एक स्पेशल नाम दे दिया कि जब भी आप फोर्स लगा रहे हो, मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं और ये सरफेस से 90 डिग्री पे है, तो हमने उसी फोर्स का नाम थ्रस्ट दे दिया। स्ट्रेट मतलब यही है ना। थ्रस्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी नॉर्मल। ये जो वर्ड है ना नॉर्मल, ये मैथमेटिकल वर्ड है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर या 90 डिग्री, ठीक है। तो थ्रस्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। तो उस फोर्स को हमने थ्रस्ट का नाम दे दिया, बस इतना ही है, कंफ्यूजन ना होना चाहिए। एक स्पेशल नाम दे दिया बस उसे, कि एक फोर्स हम लगा रहे हैं, सरफेस से परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, तो उसे हमने थ्रस्ट का नाम दे दिया, ठीक। क्योंकि ये फोर्स ही है तो थ्रस्ट का ऐसा यूनिट आपका न्यूटन होगा, सीजीएस यूनिट डाइन होगी आपकी, बस इतना ही था थ्रस्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल आप लोगों ने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप बेयर फुट खड़े रहते हो, ठीक है, जब आप पैर पे खड़े रहते हो, एक जमीन पे रहते हो, ठीक है, ऐसा समझ लो कि मिट्टी पे खड़े हो आप, ठीक है, तो उस पर शेप बन जाता है ना। फोर्स आपका जो वेट है, नाउ इट एक्ट लाइक अ फोर्स m इंटू जी, ठीक है, छोटा सा एरिया, वो थ्रस्ट है, परपेंडिकुलरली तो खड़े है ना, बस वही सारी चीजें। देन वी टॉक अबाउट द प्रेशर एवरीवन। प्रेशर क्या है? प्रेशर बेसिकली ये होती है कि जो थ्रस्ट हम खड़े हैं, ठीक है, अब हमारा जो है वो पैर का प्रिंट आ जाता है उस पे, मिट्टी पे, ठीक है, और मिट्टी थोड़ी सी अंदर भी दब जाती है। वो क्यों? हमारे वेट के कारण तो होता है, लेकिन उस पे हम जब खड़े होते हैं जहां पे, वहां पे एक छोटा सा पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया पे खड़े होते हैं, तो एक छोटे से एरिया पे हमारा एक वेट काम कर रहा होता है, जिसके कारण हमारा बॉडी जो है उस चीज को अंदर आपको दबा रहा होता है, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज प्रेशर। हमारा वेट के कारण ये होता है, तो दैट इज थ्रस्ट। अब हम खड़े हैं तो ये थ्रस्ट क्या हो गया? हमारा वेट ही तो वही फोर्स ही है ना, परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा। तो व्हेन यू आर स्टैंडिंग the weight is acting perpendicular to the surface, है ना, और अपने एक छोटा सा यूनिट एरिया भी आपने रखा हुआ है, that area is completely pressure, ठीक है, बस वही प्रेशर है। तो प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होती है that is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन हम इसे पास्कल भी कहते हैं, ठीक है, या फिर आप इसे पास्कल भी बोल सकते हो, जिसे हम कैपिटल P स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल P स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि उसका सीजीएस यूनिट होता है, ठीक है। प्रेशर आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखना, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होती है, थ्रस्ट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक। चलो, कुछ यूनिट्स होते हैं प्रेशर के, जो आप जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में जाते जाओगे आपको वो यूनिट्स दिखते जाएंगे, ठीक है, लेकिन होते तो हैं। जैसे 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, उसी तरह आपको यहाँ पे आएगा एक बार आएगी BAR, ठीक है, तो 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल भी होता है। और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं।
आपका टॉर होता है जिसे mmHg बोलते हैं, ठीक है, ATM होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पास्कल्स, बार, ठीक है, PSI भी होती है, बहुत सारे प्रेशर, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं अलग अलग जगह, ठीक है, उनके कन्वर्जन्स मैंने लिख दी हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर अभी आपको कुछ याद करना है, ठीक है, अभी अगर आपको कुछ याद करना है तो सबसे पहले तो आप ये याद कर लो, पास्कल है ना और ATM, क्योंकि 9th क्लास में बार से अभी आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये सारे यूनिट्स आप 11 में याद करोगे अपने आप, ठीक है, लेकिन अभी के लिए एक पास्कल और एक ATM याद रख लो, बस इतना ही है, कुछ भी नहीं, बस इतना ही याद कर लेना, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। देन वी टॉक अबाउट द डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है? बेसिकली डेंसिटी आपको बस इतना ही बताती है कि एक 1 kg ऑफ मास 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम में हम उसे फीड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कितना फीड कर सकते हैं, तो दैट इज व्हाट इट इज देयर, डेंसिटी, है ना। So density is that is represented by the rho, है ना। If the body of the mass m occupies the volume v, then its density will be expressing like this, है ना। मटेरियल जो डेंसिटी होती है किसी एक मटेरियल की होगी जो मास पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में बताए, 1 kg ऑफ मास कवर कर रही है 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम को, ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है। तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है दैट इज नोन एज रो, ठीक है। तो रो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट क्या है आपका? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी इसकी ये डेंसिटी क्या है? तो आपका स्केलर क्वांटिटी है। इसमें कुछ चीजें और है, समझ लो, ठीक है। अगर मैं डेंसिटी निकालना चाहूँ 3 अलग अलग मैटर्स के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, तो उस वक्त हम डायरेक्ट कैसे बात कर सकते हैं? डायरेक्ट ये बात कर सकते हैं कि जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे उनके मास ज्यादा होंगे। फॉर्मूला से यहां से दिख रहा है, ठीक है, उसका मास ज्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है तो मास ज्यादा है, तो अगर मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है, गैसेस की कम होती है। और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर आप बात कर लो मरकरी की, तो मरकरी एक मेटल है जो आपके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और वाटर की मान लेते हैं। ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन देखो कंपैरिजन ऐसा है कि दोनों लिक्विड स्टेट में ही है। इन दोनों में मोर डेंसर कौन है? तो मोर डेंसर है आपका मरकरी। क्यों? क्योंकि उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाटर के मॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज्यादा है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज मोर डेंसर, मोर डेंसिटी, ज्यादा डेंसिटी ऑक्युपाई करती है, ठीक है। लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल, उसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, गैसेस को कर सकते हो, ठीक है, गैसेस इज कंप्रेसिबल। अब हम लोग बात कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत सिंपल सी बात है कि जब प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा होता है, कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर लगा रहा है। तो एटमॉस्फेयर से लगाया हुआ प्रेशर हमारे ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ATM, सॉरी, इसका तरीका होता है ATM, है ना। और 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। इस वैल्यू को याद कर लो। ये अर्थ लगा रही होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मली हम लोग अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, अबव द सी लेवल, है ना। इसमें चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे आप हाइट पे आगे पीछे करोगे तो आपको चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही होती है, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। विल टॉक अबाउट द पास्कल्स लॉ। हालांकि तो पास्कल्स लॉ मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूं पास्कल्स लॉ क्या बताती है। पास्कल्स लॉ ये बताती है कि अगर आप ग्रेविटी को इग्नोर कर दो, मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर कर दो, कोई एक बॉडी लो और उसको फ्लूइड के अंदर डाल दो, मतलब पानी के अंदर डाल दो, तो इस फ्लूइड के अंदर जितने भी प्रेशर लगेंगे जिस भी जगह पे, वो हर जगह का प्रेशर सेम ही होगा। चाहे वो यहां लगे, यहां लगे, यहां लगे, हर जगह का प्रेशर सेम होगा। मतलब प्रेशर A इक्वल्स टू प्रेशर B इक्वल्स टू प्रेशर C। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी पॉइंट ऑन द इनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है, इक्वली ट्रांसमिट करती है, सबकी वैल्यू सेम होती है। दैट इज व्हाट पास्कल्स लॉ इज गिविंग टू यू आइडिया, सिंपल भाषा में। इसका एक एडवांस मतलब और शब्द थोड़े अच्छे हो जाएंगे और थोड़ा डिटेल में आप जानोगे जब आप 11 में जाओगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लो पास्कल्स लॉ। इसके एप्लीकेशंस क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स है ना। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, डिस्क ब्रेक देखा है, वो भी आपका हाइड्रोलिक ब्रेक में ही आता है ना। चलो आगे देखते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम, ठीक है। हमें ये पता करना है कि अगर एक बॉडी लिक्विड के अंदर जाती है, ठीक है, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर लगता है, ठीक है। तो प्रेशर सिंपल सा आपको जो ऐसा जो याद करके रखनी है, ठीक है, हालांकि डेरिवेशन तो आपको आएगा नहीं, जो याद करके रखनी है वो ये है कि प्रेशर ऑन दैट बॉडी विल बी इक्वल टू डेंसिटी
ऑफ द लिक्विड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h, ये h जो है सब बोलते हैं दिस इज हाइट, नो इट इज नॉट एन हाइट, इट इज डेप्थ। ठीक है, बॉडी जितनी अंदर जाएगी उसके ऊपर प्रेशर उतना ज्यादा आएगा, दैट इज व्हाट इट इज देयर। मैं यहां पे लिख देता हूं h, यहां पे जो h है वो आपका डेप्थ को बोला जा रहा है। ठीक है, जितना अंदर जाएगी बॉडी उसके ऊपर प्रेशर उतना आएगा, P इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, और अगर इसके ऊपर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जोड़ना भी पड़े, अगर कोई बोल दे कि नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बता दो, ठीक है, थोड़ा सा तो बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, तो मुझे बस इतना ही करना है कि जहां पे P इक्वल टू रो जी एच था वहां पे मुझे PATM लिखना था। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं जोड़ना चाहता हूं, बस इतना ही है। याद रहे एक चीज, बॉडी जितनी अंदर जाएगी उतनी ही उतना प्रेशर उस पर ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ होता है। और बहुत सारी चीजें होती है, जैसे प्रेशर है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर। मतलब कौन सी लिक्विड आप यूज कर रहे हो वो थोड़ी पता है उसको, आप पानी यूज कर सकते हो, आप मरकरी यूज कर सकते हो, तो उस हिसाब से काम करेगा। जो अब P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके डेप्थ के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पे D लिख देता हूँ, डेप्थ के ऊपर काम करती है, जितना ज्यादा डेप्थ उतना ज्यादा प्रेशर उस बॉडी के ऊपर। यहां पे वही है, लो प्रेशर हाई प्रेशर। ठीक है, जितना ज्यादा डेप्थ होगा आपको दिख रही है उतना ज्यादा प्रेशर से वो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है, दैट इज व्हाट इट। और एक चीज, ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस शेप में आपका बॉडी है। ठीक है, अगर वो सेम हाइट रखता है तो सबका प्रेशर सेम होगा। ठीक है, सी अगर हाइट सेम है, हाइट मतलब डेप्थ सेम है, सेम अमाउंट, तो शेप से मतलब नहीं है, किसी कंटेनर में रख दो सेम, आपका प्रेशर सेम ही आएगा, दैट इज व्हाट इट इज देयर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया। लेट अस टॉक अबाउट द बायंड फोर्सेस। ने बायंड फोर्स आपको बस इतना बताती है कि ये थर्ड लॉ पे काम करता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड के अंदर इंटर करता है तो फ्लूइड जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो वेट आपके फ्लूइड के ऊपर एक्शन करता है। तो हम लोगों ने थर्ड लॉ में पढ़ रखा है कि जब भी एक्शन होगा एक रिएक्शन होगा, तो फ्लूइड जो है वो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स देती है। अब क्योंकि वो रिएक्शन फोर्स देती है तो फ्लूइड हमेशा उस बॉडी के अपर डायरेक्शन में देती है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन होता है उस रिएक्शन फोर्स का। ठीक है, और उसी रिएक्शन फोर्स को हम अप थ्रस्ट बोलते हैं क्योंकि 90 डिग्री पे होती है, या अपवर्ड फोर्स बोलते हैं, या फिर हम सिंपल बायंड फोर्स बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम बायंसी कहते हैं, है ना, कि when a body is immersed completely or partially in the fluid, the body experiences an upward thrust. ठीक है, वो कौन देता है? फ्लूइड लगाती है, रिएक्शन है वो, बॉडी इंटर करेगी तभी तो रिएक्शन बॉडी को समझ में आएगा, तो रिएक्शन है बायंसी आपका, है ना, और उसका डायरेक्शन अपवर्ड रहता है हमेशा। चलिए, ये आपका बताया गया था कि ये आपको बताना चाह रहा था कि जैसे किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आपका द फैक्टर अफेक्टिंग द बायंड फोर्सेस, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन द लिक्विड। अब जैसे आधा डूबा हुआ है तो उस पे जो इफेक्ट आएगा वो उतना वेरिएबल, अब पूरी बॉडी अंदर जा चुकी है तब उसके ऊपर इफेक्ट जो है एक्चुअल समझ में आएगी। जितना भी अंदर है उस हिसाब से उसके ऊपर अब थ्रस्ट फोर्स लग रहे हैं। उसके बाद डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इसका मतलब क्या होता है कि आप चेंज कर रहे हो लिक्विड को। अब मरकरी में आपका अब थ्रस्ट फोर्स अलग है, वाटर में अलग है, पेट्रोल में अलग है, डीजल में अलग है, ये सारी चीजें अलग है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चले, नाउ विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, या फिर कैसे करके वो फ्लोट करती हैं, वही सारी चीजें याद रहे। बायंड फोर्स के बारे में बताते हैं, है ना। तो बायंड फोर्स जो है, ऐसा मान लेते हैं कि अगर किसी का बायंड फोर्स मतलब अपथ्रस्ट फोर्स बराबर हो जाए आपके वेट का। अब बॉडी तो जब फ्लूइड के अंदर इंटर करती है तो उसका वेट ही होता है ना, तो अगर ये बराबर है इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है वो रेस्ट पे है और कहीं ना कहीं आपको कुछ इस तरह दिखेगी, थोड़ा सा पार्शियली अंदर जा सकता है लेकिन वो फ्लोट करते हुए दिखेगी। अगर बायंड फोर्स ज्यादा है वेट ऑफ द बॉडी से, ठीक है, बायंड फोर्स ज्यादा है, इस केस में बायंड फोर्स ज्यादा है वेट ऑफ द बॉडी से, देन आपका बॉडी जो है ऊपर वाले लेयर में तैरेगा। ठीक है, अगर आपका बायंड फोर्स कम है वेट ऑफ द बॉडी से, तब बॉडी जो है आपका सिंक कर जाएगा, बॉडी जो है आपका सिंक कर जाएगा। बस यही सारी चीजें हैं, है ना, ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। और फ्लोट करवाना है तो बायंड फोर्स आपका mg बॉडी के वेट के बराबर होना चाहिए।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत सिंपल सी बात है। आर्किमिडीज सिंपल सी बात ये बोलता है कि अगर इसमें ये बोला जाता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली, जिस हिसाब से बॉडी जाएगी उसी हिसाब से आंसर देगा ये। अगर बॉडी पूरी पानी के अंदर है तो एक्चुअल आंसर मिलेगा, और जैसे जैसे पानी के अंदर जाता जाएगा उस हिसाब से आंसर मिलती जाएगी आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप इस चीज को जानते हो इसलिए आप समझ पा रहे हो कि 5 किलो मान लेते 5 kg का कोई मास है और उसको पार्शियली डिप कर दिया तो वाटर जो डिस्प्लेस करेगी वो भी 5 किलो करनी चाहिए, नहीं, वो अभी तक पूरा अंदर गया नहीं है, तो उसको पूरी सेटल हो जाएगा नीचे तब जाके उतना लिफ्ट करेगा। जैसे जैसे वो एंटर कर रहा है उस हिसाब से वाटर लेवल राइज कर रहा है, ठीक है। देखो, when an object is wholly or partially immersed in the liquid, it experiences a buoyant force, upthrust force, which is equal to the weight of the liquid displaced by the object. ठीक है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको निकाल दो। पहले ऐसा समझ लेते हैं, है ना, पहले पानी यहां तक थी, मैंने वेट को अंदर डाल दिया, तो अब पानी का लेवल यहां तक है, तो ये जो आपको ये जो डिस्प्लेसमेंट दिख रही है ना, इसको बाहर निकालो, इसको वेट करो, इसको वेट करोगे तो इस बॉडी के वेट के बराबर आएगी। वही चीज यहां पे लिख रही है। तो बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, है ना, तो वो बॉडी के ऑब्जेक्ट के बराबर ही आएगी। सिंपल से बात यही है। आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बोला। आर्किमिडीज की कहाँ एप्लीकेशंस है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। हाइड्रोमीटर एक डिवाइस होता है जो आपके डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी के बारे में बात करता है। लेक्टोमीटर एक डिवाइस होती है जो प्योरिटी ऑफ मिल्क के ऊपर बात करती है, वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर ही है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर हम शिप्स और सबमरीन्स को डिजाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है कि बाइंड फोर्स लग रही है उसके कारण शिप्स तैर पा रही हैं, ऐसा बहुत सारी चीजें और भी हैं जो आप धीरे धीरे सीखोगे। फिलहाल के लिए इतना है। मूविंग नेक्स्ट, डेंसिटी के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक है। डेंसिटी का ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होता है, फॉर्मूला मास इन पर वॉल्यूम होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये कुछ डेंसिटीज हैं, सब नहीं याद करनी, आपको दिया हुआ रहेगा, लेकिन कौन सा याद करना है, वाटर का याद कर लो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा मरकरी का 13,600 होता है, वाटर का 1000 होता है, दैट इज दी डेंसिटी, है ना। रिलेटिव डेंसिटी बहुत, रिलेटिव डेंसिटी और इजी है। रिलेटिव डेंसिटी जो है एक्चुअली में रेशियो, आपको ना किसी एक सब्सटेंस का डेंसिटी बताना है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर डेंसिटी। अब वो चेंज नहीं कर सकते विथ रिस्पेक्ट टू, वो फिक्स रहती है, वो फिक्स है वाटर का। वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, तो आप किसी भी दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी बता सकते हो, ठीक है, लेकिन वाटर के रेफरेंस में बताओगे। तो वाटर के रेफरेंस में अगर बता रहे हो तो तब आप रिलेटिव डेंसिटी दे रहे हो। रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, कभी कभी ऐसा देखा जाएगा। तो डेंसिटी और डेंसिटी अगर डिवाइड कर दोगे तो कोई यूनिट आएगी नहीं, सो दैट इज व्हाई रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस। इनके 3 वेज ऑफ फॉर्मूलाज होते हैं, याद कर। अब देखो ये डेंसिटी है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ये रिवर्स हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, वही तरीका है, ठीक है। यहां पे भी आपको 2 ही चीज याद करनी है, वाटर का दैट इज 1 और मरकरी का दैट इज 13.6 रिलेटिव डेंसिटी। बाकी जो भी आपसे पूछा जाएगा आपको वैल्यू दे दी जाएगी, ठीक है। फिलहाल 2 याद करके रख लो, वाटर और मरकरी इंपॉर्टेंट है ना। चलो, सो वी डू नॉट हैव द टाइम टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, यू कैन प्रैक्टिस एवरीवन। So this is the end of this session. If you find out this entire session useful, थोड़ा सा informative, आपको लग रहा है कि ठीक ठाक पढ़ाई चल रही है और मेरे को काम आ जाएगा, if you want to be the part of the Infinity Learn as a student, so there will be a Google form जो आप fill कर देना, fill कर दोगे तो you can be the part of that. Second, आप हमें बहुत सारे सोशल मीडिया से जिसमें आप फॉलो कर सकते हो। वी डू हैव आवर यूट्यूब चैनल जिस पे आप अभी हो, देन वी हैव इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड देन वी हैव अ टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम जो है उस पर आप जो है इस सेशन की PDF आपको मिल जाएंगी। वी डू हैव आवर ऐप एंड आप हमारे ऐप में एक बहुत अच्छा फीचर है दैट इज नोन एज CYOT, जिस पे आप अपने पेपर को सेलेक्ट कर सकते हो, चैप्टर सेलेक्ट करते हो और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल एंड द टाइम ऑल्सो, ठीक। और इन्फिनिटी लर्न इज नॉट प्रोवाइडिंग यू अ स्कॉलरशिप फ्रॉम ग्रेड 3 to 12। ये एक स्कॉलरशिप एग्जाम है, वो ₹1 करोड़, है ना, और इसमें आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। ये पूरी तरह से फ्री है, रजिस्ट्रेशन इज फ्री, है ना, इट इज ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यू कैन गिव इट, फाइन। सो दिस इज ऑल फॉर द डे एवरीवन, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, है ना। आई होप थोड़ा बहुत भी आपको ये समझ में आया। अगर आप लोगों को और भी कोई डाउट है तो प्लीज डू राइट इन दी कमेंट सेक्शन, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा अगर कोई भी जेन्युइन डाउट रहेगी तो।
टिल देन थैंक यू एवरीवन फॉर द नेक्स्ट, थैंक यू एवरीवन फॉर द सेशन। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय एवरीवन, सी यू।